ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 20वीं कड़ी, बुजुर्ग और अस्थि स्वास्थ्य। आज के विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार। कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं अशोक अग्रोही। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। लेकिन जीवन का चक्र कभी नहीं रुकता। उदय अस्त का यही चक्र सूरज को जलने के लिए और इंसान को चलने के लिए प्रेरित करता है। ये सच है कि कोई भी इंसान समय के चक्र और उम्र के प्रभाव से बच नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि कुछ ऐसे उपाय जरूर हैं जिनका सहारा लेकर शरीर पर उम्र के असर को कम जरूर किया जा सकता है। इनमें सबसे जरूरी है हड्डियों की उचित देखभाल। हड्डियों की देखभाल और उनसे जुड़े सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के अस्थि विभाग के अध्यक्ष और जय प्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर मल्होत्रा। हमारे अधिकतर श्रोताओं का सबसे पहला सवाल यही है कि उम्र बढ़ने के बाद हड्डियों में ऐसा क्या हो जाता है कि ये कमजोर होने लगती हैं, दुखने लगती हैं? जी, तो देखिए, आयु के साथ शरीर की सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। सारे अंग थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर देते हैं। उनमें जो रिजर्व जिसे हम कहते हैं, जो बैलेंस होता है, वो भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो हमारी हड्डियां जो है वो जीवित होती हैं हर समय। ऐसा नहीं है कि जो हड्डी है वो वैसी ही रहती है, उसमें से हड्डी निकलती रहती है, नई हड्डी बनती रहती है। दूसरे, स्त्रियों में जब रजोनिवृत्ति होती है या मेनोपॉज होता है, उस समय पे कुछ हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, जो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से बड़ी तेजी से उनकी हड्डियां जो है क्षीण होने लग जाती हैं। तो इन सब कारणों से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर की रक्षा, हमारे जो अंग हैं उनकी रक्षा करने के और हमें खड़े होकर चलने में मदद करने के अलावा बहुत सारी और अन्य प्रक्रियाओं में भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह से कैल्शियम है वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, सबके लिए जरूरी है। तो ऐसे में ये बहुत सारे शरीर के अलग अलग अंगों की बीमारी का प्रभाव भी हड्डियों पर पड़ता है। ये बात मुझे लगता है बहुत कम श्रोताओं को पता होगी कि अलग अलग अंगों में होने वाली बीमारियों का प्रभाव भी हमारी हड्डियों पर पड़ता है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमारे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार का होता है और किन लोगों में इसकी संभावना होती है होने की। जी, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है मूलतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राइमरी, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस ही है, और दूसरा होता है सेकेंडरी, जो किसी अन्य बीमारी या किसी कुछ दवाओं के या कुछ और चीजों के प्रभाव से होता है, जैसे कि शराब पीने से, सिगरेट पीने से या स्टीरॉयड खाने से। तो उनको सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसको हम प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और वो दो तरह का होता है। जो पहला प्रकार है वो मैंने अभी आपको बताया कि स्त्रियों में जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है उस समय जो हार्मोन की वजह से हड्डियों पे जो दुष्प्रभाव होता है उससे उनकी हड्डियां बड़ी तेजी से कमजोर हो जाती हैं। और यही कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस के 80% रोगी स्त्रियां होती हैं और सिर्फ 20% रोगी पुरुष होते हैं। और जो पुरुष होते हैं उनको जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, क्योंकि उनमें इस तरह का कोई मेनोपॉज नहीं होता है। एंड्रोपॉज एक अलग बीमारी होती है जो बहुत इतनी ड्रामेटिक नहीं होती है और उसका पता भी नहीं लगता है, लेकिन उनमें भी हार्मोन क्षीण होने से कुछ ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन जो दूसरा टाइप का ऑस्टियोपोरोसिस है
वो आयु के साथ आपकी जो हड्डियां बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो जब कमजोर हो जाती हैं और अपना पूरा काम नहीं कर पाती, तो वो जो हड्डियों में कमजोरी उसकी वजह से होती है, उसको हम सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पहले को पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इसको सिनाइल कहते हैं। और सिनाइल या वृद्धावस्था के साथ होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस स्त्रियों और पुरुषों दोनों को प्रभावित। आपने स्टेरॉइड्स की बात की थी, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें इसे देना आवश्यक होता है, तो जो भी इसे लेते हैं ऐसी दवाइयां, तो उनमें ये संभावना प्रबल रहेगी? जी बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि हर वो चिकित्सक जो किसी रोगी को स्टेरॉइड दे रहा है, चाहे वो गठिया के लिए दे रहा है या अस्थमा के लिए दे रहा है, अगर वो 5 मिलीग्राम से ज्यादा दवाई दे रहा है और 3 महीने से ज्यादा, कई लोग 6 महीने कहते हैं लेकिन मैं 3 महीने मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दुष्प्रभाव ऐसे हैं जिनको कि एक बार होने के बाद रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप 1 हफ्ते 10 दिन के लिए ले रहे हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी है जिसमें आपको 5 मिलीग्राम से ज्यादा डोज दी जा रही है और कई महीनों तक दी जानी है, तो आपको साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस की दवा देनी चाहिए ताकि स्टेरॉइड का दुष्प्रभाव हड्डियों पे ना हो। डॉक्टर साहब, ये समस्या बहुत बड़ी है और इसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने एक जर्नल में पढ़ा कि CBF बीटा नाम की प्रोटीन के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस में भी आराम मिलता है। विशेषज्ञ होने के नाते इस बारे में आप क्या समझते हैं? जी, बीटा कैरोटीन जो एक स्पेशल जो एक सप्लीमेंट है या न्यूट्रिएंट है, ये रंगीन फलों में सब्जियों में पाया जाता है। जैसे गाजर हो गई या पपीता हो गया, चुकंदर हो गया। आपने सुना होगा कि ये सब चीजें आंख के लिए भी बड़ी अच्छी हैं। आपने सुना होगा कि विटामिन ए होता है। विटामिन ए भी बीटा कैरोटीन से ही रिलेटेड होता है। तो बीटा कैरोटीन का बहुत ही अच्छा प्रभाव हड्डियों में देखा गया है। ये देखा गया है कि जो लोग बीटा कैरोटीन लेते हैं, जो स्टडी किया गया जिसमें एक ग्रुप को बीटा कैरोटीन दिया गया, दूसरे को नहीं दिया गया, तो फ्रैक्चर होने की संभावना, हड्डी टूटने की संभावना काफी कम हो गई। तो ये बीटा कैरोटीन जो है ये बहुत प्रभावी है। इसी तरह से एक विटामिन K2 होता है, वो भी दिखाया गया है। तो कई तरह के ऐसे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो एक बैलेंस्ड डाइट जिसे हम कहते हैं, संतुलित आहार। जी। अब आजकल जो है ना, एक तो फास्ट फूड का समय हो गया है। अब बुजुर्ग भी बच्चों के साथ में अगर खाना घर पे बाहर से आ रहा है तो वो भी साथ में पिज्जा या पास्ता ही खा लेते हैं। उसमें सिर्फ कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीजें जो हैं, और एक क्रेविंग करते हैं वो। आप देखिए, आप जब स्वस्थ भोजन करेंगे, आप सेब खाइए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपको खाने के बाद एक और सेब खाने की क्रेविंग नहीं होगी। आप पोटैटो चिप्स खाइए, आपको और क्रेविंग होगी। आप पिज्जा खाइए, आप कोक पीजिए, आपको जो है, और या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पीजिए, या इस तरह का कोलास होते हैं वो पीजिए। तो ये हमेशा एक चीज होती है। आप बहुत ज्यादा नमक वाली चीज खाइए, आपको और क्रेविंग होगी। तो जो ये संतुलित आहार है ना, उसमें ये सब है। आजकल हम कहते हैं कि आप ये विटामिन खाओ, वो विटामिन खाओ। पुराने जमाने में तो कोई विटामिन नहीं होते थे, लेकिन प्रदूषण नहीं था, फल सब्जियां जो अच्छे से उगाई जाती थी, उनमें भी ऐसा नहीं था। बिल्कुल बिना पेस्टिसाइड्स के और बिना ऐसे केमिकल्स के। ऐसा नहीं था कि उनको केमिकल से पकाया जा रहा है या उनको कुछ ऐसा रंग रोगन करके लाल करके पेश किया जा रहा है कि आप लीची खा रहे हैं तो उसके ऊपर लाल पेंट कर दिया गया है और आपको ब्लीचिंग पाउडर से धुली हुई गोभी खिलाई जा रही है। तो संतुलित आहार जो है वो अभी भी जो है आपके शरीर के लिए स्वस्थ है। क्योंकि मैं हमेशा सबको ये बताता हूं कि जब भगवान ने इंसान को जमीन पे भेजा तो ना तो साइकिल दी ना गाड़ी दी, ये 2 टांगे दी चलने के लिए, और जो कुछ खाने का था वो सब पौधों पे लगाया। तो आप अगर जो पौधों पे उगता है, पेड़ पे फल है, आप नेचुरल खाना खाएंगे और पैदल चलेंगे तो आपको बहुत कम बीमारी है। क्या ज्यादा नमक खाने का भी हड्डियों पर असर होता है? जी, बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा प्रोटीन, बहुत हाई एश डाइट जिसे हम कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को नॉन वेजिटेरियन खाने का बहुत शौक होता है, तो एक एक्सटेंट तक हम कहते हैं कि प्रोटीन खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, हीमोग्लोबिन बेटर होता है। लेकिन जब आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो जब वो बॉडी से उसका ऐश निकलता है, या जो वो सोडियम को जब बॉडी बाहर निकालती है नमक के, तो उसके बदले में कैल्शियम का भी लॉस होता है। बढ़ती उम्र के साथ गठिया या आर्थराइटिस का दर्द बहुत बढ़ जाता है, क्या इससे बचा जा सकता है? जी, उम्र के साथ इस्तेमाल करने से हड्डियां घिस जाती हैं। जिनका वजन ज्यादा होता है उनकी रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में, टखने में, पैर में जल्दी तकलीफ शुरू हो जाती है।
वो एक वियर एंड टियर वाली बात है। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसे हम कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसका दर्द होता है, वो जोड़ घिसने से होता है। उसमें अगर आप वजन अपना कंट्रोल रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, हड्डियों को की मजबूती के लिए कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह खाते हैं, तो उसको काफी हद तक उसको डिले किया जा सकता है। विटामिन डी की आपने बात की डॉक्टर, तो यहाँ बहुत ये जानना हमारे लिए जरूरी है, सबके लिए, कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के उम्र बढ़ने पर विटामिन डी की गोलियां लेनी शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सही है? ऐसा है कि हमारे समाज में बहुत आयत जो एक प्रोपोर्शन है वो वेजिटेरियन लोगों का है, और उस अनुपात की वजह से हमारी पॉपुलेशन में, हमारी जनसंख्या में विटामिन डी की बहुत कमी है, क्योंकि विटामिन डी का कोई भी वेजिटेरियन सोर्स जो है वो नहीं। तो विटामिन डी जो है अक्सर पाया जाता है नॉन वेजिटेरियन का, फिश ऑयल में पाया जाता है। तो दूसरा उसका रास्ता ये है कि धूप में मिले, जो महानगर में संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। बुजुर्ग लोग वैसे ही चलते नहीं हैं, बाहर जाते नहीं हैं, और प्रदूषण से उसकी इफेक्टिवनेस और कम हो जाती है, जो हम सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। हम कहते हैं कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, ऐसा नहीं है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनता है, मिलता नहीं है। सूरज की रोशनी के अंदर विटामिन डी नहीं है। जब सूरज की रोशनी हमारी त्वचा पे पड़ती है तो हमारी त्वचा के नीचे जो फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल उस रेडिएशन से विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, उसके लिए हमें ऐसी त्वचा चाहिए जो कि एफिशिएंट हो विटामिन डी बनाने में। अब जो वृद्धों की त्वचा होती है वो भी एज हो जाती है। अब अंग्रेज है, उसमें धूप से तुरंत बनेगा। डार्क कलर की स्किन है, गहरे रंग की स्किन है, उसमें समय ज्यादा लगेगा। बुजुर्ग होते हैं, पतले हो जाते एकदम, स्किन के नीचे फैट ही नहीं होता, चमड़ी में झुर्रियां होती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है तो धूप में कैसे बनेगा? फिर बाहर नहीं जाएंगे तो धूप नहीं होगी, शीशे से झन के आएगी धूप, उसमें विटामिन डी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वो चाहिए विकिरण या रेडिएशन सूरज की रोशनी से जिसमें विटामिन डी मिले, वो 10 बजे से 3 बजे के बीच में मिलता है। और 10 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आप कम से कम पौन घंटे धूप में नहीं रहें, उससे कम समय रह के आ जाएं, तो जो आधा कच्चा पक्का बना है वो वहां से हट जाएगा। तो जब तक आप 10 से 3 बजे तक धूप में अपनी गर्दन, धड़, चेहरा, ऊपरी धड़ जो है धूप में नहीं एक्सपोज करेंगे तो विटामिन डी नहीं बनेगा। और वो तब जब क्लियर धूप हो, आसमान साफ हो, प्रदूषण नहीं हो और आपको ठंड नहीं लग रही हो, आप बाहर नहीं जाए। तो आप देखें कि ऐसे में विटामिन डी की गोली लेने के बजाय वेजिटेरियन लोगों में कोई और साधन नहीं है। विटामिन डी की जो डेली की हमारी रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 1000 इंटरनेशनल यूनिट है। 400 से 800 बोलते हैं, लेकिन 1000 सेफ है। और ये याद रखें कि कैप्सूल या गोली खाने से टॉक्सिसिटी या उसके अति होने का संभावना नहीं है जब तक कि आप बहुत हाई डोज लें। मतलब डॉक्टर की सलाह से ये गोली लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी से मिलता जुलता एक सवाल हमारे श्रोता ने पूछा है। उनके घुटनों में आर्थराइटिस का दर्द रहता है, इसके लिए वे पिछले लगभग 10 साल से ग्लूकोसेमाइन साल्ट की गोलियां ले रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? जी नहीं, ग्लूकोजामीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सिवाय कुछ लोग जो डायबिटिक होते हैं उनमें ग्लूकोजामीन से कभी कभी थोड़ी उनकी ब्लड शुगर की कंट्रोल बिगड़ सकती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो उसका ध्यान रखें कि आपकी शुगर टेस्ट कराएं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। फायदा प्रूवन नहीं है, ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है कि उसको खाने से बिल्कुल वो नहीं होगा। फिर भी आपको एजिंग चेंजेस या उम्र के साथ होने वाली जो घुटनों का घिसना है वो हो सकता है कंटिन्यूड रहे। और दूसरी बात यह है कि इसमें हम मोटे तौर पे ये कहते हैं कि आप इसको 3 महीने या 4 महीने लेके देख लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेहतर हैं तो कंटिन्यू कर लें, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है तो अपना पैसा नष्ट ना करें। डॉक्टर साहब, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल पूछा है हमारे एक श्रोता ने। वो कैल्शियम की गोलियां ले रहे थे कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए, लेकिन उनके किसी मित्र ने उन्हें सलाह दी कि आप कैल्शियम की गोलियों की बजाय कैल्शियम जेल लीजिए, क्योंकि गोलियां लेने से पथरी हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी समस्या है ना, मुझे लगता है वो कैल्शियम से ज्यादा विटामिन डी की है। इसलिए क्योंकि जो हमारी डाइट है इसमें ही बहुत कैल्शियम दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है।
तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती है, बहुत रेयर है। हर चीज जो हम खाते हैं उसमें कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके लिए उसको विटामिन डी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कैल्शियम से ज्यादा विटामिन डी जरूरी होता है। जब आप विटामिन डी लेते हैं तो आपको कैल्शियम की बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर आप दूध और दूध से बनी हुई चीजें लेते हैं तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्त्री हैं तो आप एक 250 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकती हैं। अगर आप दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं लेते हैं तो आप 250 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार लें। वो 500 मिलीग्राम की एक गोली लेने से बेहतर है। लेकिन जो दूध और दूध से बनी हुई चीजों में कैल्शियम है वो पूरा का पूरा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जस्ट हो जाता है। वो नेचुरल कैल्शियम है। अगर आप 250 ml दूध पीते हैं उसमें 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, वो पूरा का पूरा आपके शरीर में जाता है। तो बात वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। भगवान ने इंसान को बनाया, ऊपर वाले ने इस तरह से करके भेजा कि दूध पियोगे तो कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। डॉक्टर मल्होत्रा, हम अपने कार्यक्रम में श्रोताओं को गाने सुनवाते हैं और वो भी हमारे विशेषज्ञ की पसंद का। तो आपकी पसंद का कौन सा गाना है? एक चिकित्सक को यही कहना चाहिए कि उसको अपने रोगी से प्यार होना चाहिए और रोगी को बताना चाहिए कि तुम जब कभी तुम्हें समस्या हो, तुम्हें समझ में ना आ रहा हो क्या करूं, तो मेरे पास आ जाओ। गाना कौन सा? कोई जब राह न पाए मेरे संग आए। बहुत अच्छा।
कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एम्स दिल्ली के अस्थि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। इनसे हम वृद्धावस्था में हड्डियों की देखभाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक श्रोता का सवाल लेते हैं। इनका कहना है कि इनके घुटनों से अक्सर चट-चट की आवाज आती है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी कई बार ऐसा ही होता है। अब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन क्या बुढ़ापे में से कोई दिक्कत हो सकती है? जी, हम जब सांस लेते हैं तो हमें पता है कि हवा में 70% नाइट्रोजन है। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं ज्यादा, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन फिर भी अंदर चली जाती है। वो नाइट्रोजन हमारे जोड़ों में जब निकलती है तो आवाज करती है। इसके अलावा जब जोड़ों में उनकी ग्रीस कम हो जाती है एज के साथ में, क्योंकि हमारे जोड़ों को जो चिकनाई मिलती है वो हमारे जोड़ के अंदर ही बनती है, वो लुब्रिकेंट बनता है। जब जोड़ भी थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो क्वालिटी भी नहीं रहती है। इसलिए कई बार हमें आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट डालना पड़ता है बीमारी के अर्ली स्टेज में, उनको चिकनाई बनाए रखने के लिए। जब वो चिकनाई कम हो जाती है तो आवाज आ सकती है। हमारे शरीर के जोड़ जो है उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है, तो रिपेयर करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हड्डी बनती है, वो हड्डी भी आवाज कर सकती है। तो आपके सवाल का उत्तर ये है कि आवाज आना अपने आप में कुछ बीमारी नहीं है, इसको उम्र का हिस्सा समझें। अगर कोई चटकता है, उसके साथ आपको अगर दर्द होती है तो आप डॉक्टर से मिलें। घुटने का जो प्रत्यारोपण रिप्लेसमेंट होता है वो कितना कारगर होता है? क्योंकि हमारे कई बुजुर्ग इस समस्या से ग्रसित हैं, पर उन्हें डर लगता है कि घुटने बदलवा लिए तो और ज्यादा मुसीबत में ना आ जाए अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल ना रहा तो। देखिए, हर चीज में कुछ रिस्क होते हैं, कुछ बेनिफिट होते हैं, और हम हमेशा कोई भी किसी को ऑपरेशन बताते हैं तो उसका फायदा और नुकसान दोनों को तुलना करके ही बताते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है, जीवन को सुधारने वाला ऑपरेशन है। हमारे हॉस्पिटल में 1600 से 2000 घुटने हर साल बदले जाते हैं, और अभी नहीं, पिछले 35 साल से ज्यादा बदले जाते हैं। आप लोगों की बात लेना चाहें, आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे आपके जितने संशय हैं वो पूछें। आज की तारीख में जब हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम उसी दिन ऑपरेशन के 1 घंटे बाद पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, चला देते हैं, वॉशरूम भेज देते हैं। अगले दिन सुबह सीढ़ी चढ़ाते हैं, चलवाते हैं, और 48 से 72 घंटे के अंदर सब रोगी चलते हुए घर चले जाते हैं। और ये संख्या जो है नी रिप्लेसमेंट की हर साल बढ़ती जा रही है। बहुत अनकॉमन है कि एडवर्स रिजल्ट हुआ, लेकिन हो सकता है। ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, हम ये तो नहीं कहते कि कोई भी ऑपरेशन बिना खतरे के नहीं है। सड़क पे जाना, गाड़ी चलाना भी खतरा है अपने आप में, पैदल चलना भी खतरा है, गिरने का, हड्डी टूटने का, लेकिन बहुत ही सफल और अच्छा ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब, उम्र बढ़ने के साथ कई बार एक समस्या और आती है, कई लोगों के शरीर में कुबड़ या कूब निकल आते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। जो कुबड़ निकलना है उसको कई बार हम ये मानते हैं कि ये बुजुर्गावस्था की निशानी है, लेकिन ये ऑस्टियोपोरोसिस की निशानी है और ये प्रिवेंटेबल है। कार्यक्रम के अंत में हम अपने एक श्रोता की समस्या लेना चाहते हैं। दिलशाद गार्डन दिल्ली की एक 60 वर्षीय महिला की सड़क पर दुर्घटना में कमर की हड्डी टूट गई है। वे पूरी तरह बिस्तर पर आ गई हैं, इलाज चल रहा है। वे जानना चाहती हैं कि क्या वे दोबारा चल फिर सकेंगी? जी, तो ये एक बहुत ही विकट समस्या है। जब भी दुर्भाग्यवश हमारा जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, इनमें अगर सीवियर डैमेज हो जाए तो इरिवर्सिबल होता है। तो ऐसे में अगर उनको पूरी ताकत पैरों में चली गई है तो ताकत वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि पूरे विश्व में इस बात पे काफी शोध चल रहा है कि स्टेम सेल लगा के या कुछ करके उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको कुछ रिकवरी में मदद मिले, लेकिन अभी तक इसमें बहुत सफलता नहीं मिली है। लेकिन अगर कमर की हड्डी टूटने से आप पैरालाइज हो गए तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन बहुत तरह की संभव है। बल्कि विदेशों में तो ऐसे कुछ रोबोटिक असिस्टेंस हैं या इस तरह की अप्लायंसेज हैं जिनको लगा के आप फिर से चल सकते हैं, जबकि आपका पूरा धड़ नीचे निष्क्रिय है। तो इसमें इनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। इनकी जितने तरह के भी, अगर यूरिन का है, स्टूल का है, कंट्रोल नहीं रहता है, सेक्सुअल फंक्शन का है, चलने फिरने का है, ये सारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं इनमें रिहैबिलिटेशन में मदद की जा सकती है। प्रमुख रूप से इनका जो उपचार है वो रिहैबिलिटेशन से ही या पुनर्स्थापना से ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते अपने श्रोताओं को हम आपकी पसंद का एक और गीत सुनाना चाहेंगे। बताइए कौन सा गीत सुनाया जाए? ये छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं,
तुम कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलोगे। तो अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे एम्स दिल्ली के हड्डी विभाग के अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। इनसे हम वृद्धावस्था में हड्डियों की देखभाल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि एक कदम और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम का अगला अंक FM गोल्ड पर रविवार 18 दिसंबर को रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले अंक में एक और विषय पर कुछ उपयोगी जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 20वीं कड़ी, बुजुर्ग और अस्थि स्वास्थ्य। आज के विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।